और मेरी हालत इतनी भी नहीं है कि मैं अभी 4 घंटे इकट्ठे बोल सकूं, तो आप उतना ही मुझे बुलवाइए जितना आपका काम निकल जाए। चलिए शुरू करें। बेटा आप कैसे भी बात नहीं कर रहे, आप मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए नेक्स्ट 20-25 मिनट्स तक, एंड कंसेप्चुअली द चैप्टर विल बी ओवर। उसके बाद हम लोग एम्पल ऑफ प्रैक्टिस करें, वो हमारे ऊपर है कि हम चाहे 100 क्वेश्चन बनाएं चाहे 50, वो हमारे ऊपर है। यहां देखेंगे चलिए शुरू करें। KD डन, KP डन, कल तो KE भी डन, कल परसों जब भी। उसमें मैम आपने तो 4 बातें लिखाई थी। मैं पढ़ा रही हूं, मेरे को मालूम है ना दोस्त मैंने क्या बोला था। उसमें एक रियलाइज्ड अप्रोच वाली बात थी जो हमारी कॉपी में भी लिखी है, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है, होगी। लेकिन ये जब आपके स्टडी में लिखा है तब उसमें ही पहली लाइन लिखी है दैट दिस मेथड कैन नेवर बी यूज्ड। कोई मेथड है नहीं है, इसकी एक लाइन है, वो मैं आपको बता दूंगी। चलो अब बचा KR। मैम ये R क्या है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। और एक बचा KO। मैम ये KO क्या है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं आपको एक बात बता रही हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगी एज सून एज आई फील डिस्कम्फर्ट आई लीव द पेन एंड आई विल गो। बस नहीं, इसलिए नहीं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, इट्स जस्ट बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग मी कंफर्टेबल, दैट्स इट। क्या आपको CAPM समझ में आया था? इसका फॉर्मूला याद करा दो, RF प्लस बीटा ऑफ RM माइनस RF। और इसके हमने 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन भी देखे थे छोटे मोटे। और हमें ये कल उस दिन हमने एक ग्रोथ फैक्टर वाली बात भी देखी थी, याद है आपको, कि डिविडेंड लास्ट अपॉन डिविडेंड फर्स्ट। वो वैल्यू मुझे वो शो कर रही थी कि 1 रुपया एक X रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना रुपए बन जाएगा इतने सालों में, याद है आपको? तो इसका मतलब अब आपको जहां भी G निकालने के लिए बोलेगा आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो सीधा निकाल लो, और सीधे से तो ज्यादा आसान है ये वाला। चलिए अब यहां देखेंगे दोस्त, आप लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट हमारी किताब में दिया है KR, ये बात तो तय है कि K हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यहां पर उसके आगे जो भी लिखा होता है वो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ध्यान से सुनना है दोस्त, हमें पता है कि हर कंपनी अपने पास आए हुए प्रॉफिट का 2 रूपों में इस्तेमाल करती है, ठीक बात है? वो या तो उसे अपने पास रख लेती है या उसे शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांट देती है। बोलो ठीक बात है? क्या ये वही पैसा है जो है तो शेयर होल्डर का लेकिन उसको मिला नहीं है? बोलो, क्या इसमें आपका और मेरा किसी भी प्रकार से मत दूसरा है? नहीं। इसका मतलब मैम हम मान रहे हैं कि ये वही पैसा है जो पाया तो है किसने? शेयर होल्डर ने, लेकिन उसके हाथ में गया नहीं है। क्योंकि जब हम लोग इस पैसे को इकट्ठा लिखते हैं तो यही तो लिखते हैं अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, कि उनके लिए पैसा तो इतना है लेकिन उनको मिला नहीं है। ये क्या हो गया? रिटेन्ड प्रॉफिट। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिविडेंड। अब एक बात बताओ,
सोचना जरा आराम से, तसल्ली से, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है खाली। अगर ये पैसा कंपनी ने रिटेन नहीं किया होता तो डिविडेंड में बांटा होता, बोलो। और अगर डिविडेंड में बांटा होता तो शेयर होल्डर इस पैसे को दोबारा कहीं री इन्वेस्ट करता, बोलो। अगर 100 रुपए कमाए हैं कंपनी ने, 40 बांट दिए डिविडेंड, 60 नहीं बांटे बेटा, अगर वो 60 भी बांट देता तो शेयर होल्डर उसका कुछ तो करता, घर में रखता, एफडी करता, उसको दूसरे शेयर में लगाता, कुछ भी करता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं क्या करता, री इन्वेस्ट करता। और इस री इन्वेस्टमेंट की वजह से उसको कोई ना कोई रिटर्न भी मिलता, बोलो। लेकिन जो अब कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको ये सब मिला ही नहीं है, बोलो। ठीक बात है, ठीक बात है। अगर प्रैक्टिकल जिंदगी में देखें बेटा तो सिंपल एक लाइन लिखी होती है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ओनली द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि पैसा तो उन्हीं का है, चाहे उनको बांटो या ना बांटो। अगर आपको उनसे पैसे चाहिए तो यहां पे एक केस में हम क्या कहते हैं, के ई इज इक्वल्स टू के आर। क्या ये बात ठीक है? ये कब होगा? जब सारा पैसा किसका है भाई, इक्विटी वालों का ही तो है। इसका मतलब आपको तो इसके लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं ना, चाहे बांट दो तो भी पैसा उनका है, चाहे रिटेन रख लो तो भी पैसा उनका है। इसका मतलब रियल लाइफ में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो क्या चलता है, के इज इक्वल्स टू के आर, क्योंकि जो पैसा है वो इक्विटी वालों का ही है, चाहे किसी भी रूप में देखो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहां पर नया बढ़ाया गया जो हमारे देश में नहीं चलता, लेकिन किताब में लिखा है तो चलेगा। इन्होंने कहा मान लो कि जो डिविडेंड है बेटा वो टैक्सेबल है किसके हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में, जबकि हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे देश में शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, कंपनी सीडीटी पे करती है। ठीक बात है, लेकिन हमें क्या मतलब है, हमें सिखाया है, हम सीखेंगे। अब सोचो कितना रुपए कंपनी कमाई बेटा, 100 रुपए, जिसमें से 40 क्या कर दिया उसने, डिविडेंड बांट दिया, और 60 रिटेन कर लिया, बोलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये पैसा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सोच सोच के सोचो, अगर ये पैसा शेयर होल्डर के हाथ में गया बेटा तो क्या उसको इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा? सोचो, आराम से सोचो। अभी अभी तो हमने लिखा कि डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, बोलो ठीक लग रहा है? अगर ये 60 रुपए मैंने शेयर होल्डर को एज डिविडेंड दे दिया बेटा तो उसका भी क्या हो जाएगा, 60 रुपए के ऊपर उसको टैक्स लग जाएगा। बोलो, मान लेते हैं टैक्स है कितना, आसान करने के लिए मान लो 20%। इसका मतलब शेयर होल्डर के हाथ में 48 रुपीज आएगा जो वो आगे चल के फर्दर री इन्वेस्ट कर पाएगा। बोलो, मान लो इसमें वो 10% कमाता तो कितना कमाता, 4.8 रुपए शेयर होल्डर कमाता। कब? जब ये 60 रुपए 20% टैक्स पे उसके हाथ में जाता। बोलो ये ठीक है? लेकिन अभी तो हमने ऐसा कुछ किया है नहीं। ये जो पैसा है वो हमारे पास क्या है दोस्त, रिटेन्ड है। अब सोचो अगर कंपनी इसको कहीं इन्वेस्ट करेगी तो क्या कंपनी को इसके ऊपर टैक्स देना है? सोचो फिर से, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी प्रॉफिट पे टैक्स दे चुकी है, उसको इस वाले
इस वाले पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बोलो ठीक बात है। इसका मतलब कंपनी जो अर्न करेगी वो किस पे करेगी? 60 पे। और जो शेयर होल्डर अर्न करेगा कितने पे? 48 पे। इसका मतलब ध्यान से सुनना है। अब बताओ, अगर कंपनी को 4.8 अर्न करना है तो क्या उसको पूरे 60 लगाने पड़ेंगे? नहीं। इसका मतलब वो 100% 60 पे इससे ज्यादा कमाएगी। तो इसका मतलब इसलिए यहां बना कि KR इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो किसके लिए है? कंपनी के लिए, अपॉन 1 माइनस पर्सनल टैक्स। इसका मतलब अगर मान लो ये वाली इक्विटी रखने पे, देने पे कितना, भाई दे दो ना, मुझे क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या? इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन जो हमें फुलफिल करनी है, जिससे हम उसके पैसे को अपने पास रख सकें। बोलो ठीक बात है। ठीक है। अब ये कहते हैं देख लो भाई शेयर होल्डर, हम तो तुमको पैसा दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आज ले जाओ, लेकिन अगर तुम लेके भी जाओगे तो तुम्हें एज डिविडेंड पे भी टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब मेरी बिफोर टैक्स की जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है वो काफी ज्यादा होगी। किससे? इसके आफ्टर टैक्स के रिटर्न से। तो ये कहते भाई मुझे ही लगाने दो, तो हम दोनों ज्यादा कमाएंगे। बोलो ठीक बात है कि आज नहीं तो कल आपकी वैल्यू ऑफ शेयर भी तो बेटा बढ़ रही होगी या नहीं? अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाती जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर पे असर आएगा या नहीं आएगा? आपका जो मार्केट प्राइस पर शेयर है उसमें खाली फेस वैल्यू होती है क्या? कंपनी का परफॉर्मेंस होता है एज डिविडेंड। कंपनी के पास, आपको पता है एप्पल के पास आज से 2 साल पहले, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, आज से 2 साल पहले इतना कैश रिजर्व है था कि अगर वो दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनीज को भी नकदी खरीदे तो भी उसके पास 20,000 करोड़ रुपया कैश बच जाएगा। अगर वो 5 बड़ी कंपनीज को नगद खरीदेगी तो भी 20,000 करोड़ रुपया उसके पास बैलेंस बच जाएगा। तो क्या ये सब मैटर नहीं करता क्या शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए? कि भाई कंपनी सिक्योर्ड है, कल को अगर कोई ऊंच नीच हुई तो तिजोरी में जो पैसे आने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए बचा के रखे थे वो क्या कर देगी? वहां से हमें कुछ ना कुछ पैसे वापस हो जाएंगे। इसका मतलब अगर आपसे बोलेगा नो पर्सनल टैक्स तो KE इज इक्वल्स टू KR, कोई झगड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर कहे कि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है तो हम कहेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, KR इज इक्वल्स टू KE 1 माइनस पर्सनल टैक्स। यहाँ पे हम PT लिखते हैं। और देखो इन्होंने और मचाया अभी इसको। आफ्टर टैक्स कितना पैसा था आपके पास? आप चले इस पैसे को लेके X कंपनी का शेयर खरीदने, आप ही ने तो कहा था ना उसको री इन्वेस्ट करेंगे। इनको देनी पड़ गई 1 रुपए की ब्रोकरेज। अब बताओ ये कितने पे रिटर्न कमाएंगे? 47 पे। इसका मतलब यहां पे हमें और क्या देखना है? 1 माइनस, यहां पे आप कह लो फ्लोटेशन कॉस्ट। आपकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होगी वो भी इसमें क्या होगी? लेस होगी। तो यहां पे इतना ही याद रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। KR इज इक्वल्स टू KE 1 माइनस पर्सनल टैक्स। बोलो ठीक है। आइए अपने स्टडी किताब खोलिए जरा। अच्छा, प्रॉब्लम 10 हमने करा है कि नहीं करा है? नहीं करा है तो चलो 10 पे आओ, 11 पे आओ। 10 हो गया ना? अच्छा 9, ये रियलाइज्ड अप्रोच है या हमें देखना है?
बेटा S11 देखो, ध्यान, S11 देखो, यहां पर मुझे जो डेटा है वो किसका दिया हुआ है, के ई का दिया है ना, D0 दिया है, ग्रोथ भी दिया है, P0 भी दिया है, लेकिन निकालने को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो क्या हमें नहीं पता है व्हेन देयर इज नो पर्सनल टैक्स KE इज इक्वल्स टू KR। तो इसका मतलब सिंपल डिविडेंड ग्रोथ मेथड से KR निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। और यहां तो और भी झगड़ा नहीं है, D0 लिख के दिया खुला, तो इसका मतलब D0 1 प्लस G अपॉन PO प्लस G। क्या फिर से बताऊं, समझ में आई बात। 13.8 बस, 812 मतलब, हाँ ठीक है, राउंड ऑफ करके, ठीक है। ये किसी को नहीं समझ आया हो बेटा बता दो प्लीज कि ऐसा क्यों, ऐसे थोड़ा सा अगर मैं 2x पे बोल गई हूं या 4x पे आपको लगा हो कि पता नहीं, हवा ही नहीं लगी, क्या हुआ। बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, उस पैसे की जो है तो शेयर होल्डर का ही, सिर्फ फर्क इतना है कि उसको बांटा नहीं है, मैंने अपने पास रख लिया है। उस पैसे की मुझे क्या कॉस्ट है बेटा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी, जो अगर शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड जाता तो वो उसका और कहां इस्तेमाल कर सकता था, उसकी कॉस्ट है ये KR। ये भी सिंपल है, CAPM से KE निकाल दो, कितना 14 पॉइंट, ये हुआ है कि कर दूं, किससे किससे हो गया ये वाला सवाल। अच्छा कोई कर रहा है, ठीक है करो। जिनसे हो गया बेटा, अच्छा किससे किससे नहीं हुआ ये बताओ, किससे किससे नहीं हुआ। आप परसों की क्लास में आए थे दोस्त, तो हाथ नीचे कर लो फिर। जिनसे हो गया 38 देखेंगे, फिर इसको लिखेंगे हम लोग। 38 करेंगे पहले, फिर इसको लिखेंगे हम लोग, देख लो फिर सारा कुछ लिखेंगे। 2.24 38 शुरू करें पढ़ना। वाई लिमिटेड रिटेन्ड, कितना पैसा रख लिया बेटा वाई लिमिटेड, 7,50,000 आउट ऑफ इट्स करेंट अर्निंग, इसका मतलब बाकी बांट दिया होगा, ठीक है। द एक्सपेक्टेड रेट टू द शेयर होल्डर्स, चलो ये लिखा नहीं, कोई बात नहीं। इफ दे हैड इन्वेस्टेड द फंड एल्सवेयर, कितना मिलता उनको 10%। द ब्रोकरेज इज 3% and the shareholder came in 30% bracket, tax bracket, calculate the cost of retained earning। क्या आपको पता है कि ये कितना कमाते बाहर जाते तो 10%, लेकिन अगर मैं इनको पैसे दे देता तो इनको सबसे पहले तो 30% टैक्स देना पड़ता, कितना बोलो, क्या ये ठीक है। लेकिन ये अभी भी इतने को नहीं खर्च कर पाते, इनको पहले इसके लिए 3% की ब्रोकरेज भी देनी पड़ती। इसका मतलब जो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक्चुअली कितना है 6.79। बेटा एक लाइन बोलती हूं, पहले इसको देख लो, या एक बार और मैं फिर से बता दूंगी, पहले लाइन सुन लो प्लीज।
मैं एक बार और बता दूंगी, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज पहले बात सुनो। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कहता है बेटा कि आप किसी का पैसा रोक के उसको कितने का नुकसान पहुंचा रहे हो। तो भाई देखो 10% हम वो कमाता कोई बात नहीं, लेकिन कमाता तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देता क्या? देता। इसका मतलब अगर वो 10 रुपए कमाता तो 3 रुपए तो उसके ऊपर टैक्स ही देता। इसका मतलब जो उसकी ओवरऑल इनकम होती वो कितनी होती? 7 रुपए की। लेकिन जब वो उसको लगाने जाता तो भी 7 रुपए नहीं लगा पाता, उसके 7 रुपए पे उसको 3% की ब्रोकरेज भी देनी पड़ती। इसका मतलब कल को आके शेयर होल्डर ये नहीं कह सकता मुझसे कि तूने मेरा 10% का चांस खो दिया। हम उससे कहेंगे 10% तो तब भी नहीं मिलता तुझे। आज मैं अगर ये डिविडेंड तुझे दे भी दूं तो तू ज्यादा से ज्यादा कितना कमा पाएगा? 6.9 कितना 6.79। इसका मतलब when there is no tax K is equals to KR। मैं मान लो टैक्स नहीं है लेकिन ब्रोकरेज है तो क्या झगड़ा है? टैक्स हटा दो, ब्रोकरेज लेस कर दो। लेकिन when this is the case where that dividend is taxable in the hands of shareholder, जो कि हमारे देश में यूजुअली चलता नहीं है लेकिन हमारे स्टडी में दिया है तो हम ये करेंगे। तो हेडिंग देंगे आप कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कोई बात है? अच्छा, क्या मतलब? हाँ, तो हमारे यहाँ चलता है बेटा कि बिकॉज द सीडीटी इज बीइंग पेड बाय द कंपनी, तो कंपनी से पे करती है। हमारे यहाँ तो चलता, हमारे यहाँ तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल एग्जेम्प्टेड इनकम है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उसके ऊपर सीडीटी पे कर देती है, उस पे करती है। बेटा सीडीटी का फुल फॉर्म ही यही होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो जितना डिविडेंड देगी उतने पे टैक्स देगी। कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक का ये लास्ट हिस्सा है। इसके बाद वी आर गोइंग टू हैव ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब ये सारा कुछ एक साथ आएगा। कॉस्ट ऑफ retained earnings shows the opportunity cost to the equity shareholders for the amount not distributed as dividend by the company. Opportunity cost here is the return that could be earned by the shareholders if they would have invested their dividends somewhere else.
after adjusting all the relevant taxes and brokerage. A is when there is no personal tax, KE is equals to KR, that is the KR will be calculated same as KE using different methods. When dividend is taxable in the hands of shareholder or oblique there is personal tax on dividend, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है. कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं है, कौन सा टैक्स है? पर्सनल टैक्स. KR is KE 1 minus personal tax, 1 minus B is brokerage, where KE is cost of equity, PT is personal tax, B is brokerage. Problem number 38. KR is KE 1 minus PT 1 minus B. कितना परसेंट टैक्स है? 3. और ब्रोकरेज बी 3%, दैट इज 6.79%. S10 एंड S11 कौन कौन सा? 11 12 सॉरी 11 12. इसको कर लें फटाफट. आपने किया, कॉपी में किया है कि कैलकुलेटर में किया था? कॉपी में किया है. चलो फिर भी चलो S11 में फटाफट से लिख देती हूँ. D0 कितना था? ये आपको याद है? D0 इज 4.19 1 प्लस 50. ये मेरा KR. यहाँ पे ये KE की जगह पे KR क्यों लिखा है? क्योंकि KR निकालने बोला है. अगर KE पूछता तो हो गया. कोई लिख रहा है ये? हाँ लिखिए बेटा, कोई बात नहीं.
हो गया? हाँ जी, ये हो गया? चलो बेटा बस, इमीडिएटली बस। यहां देखेंगे अब हमें पता चल चुका है कि किसी भी कंपनी के पास कॉम्बिनेशन ऑफ डेट्स हो सकते हैं। ठीक बात है? कंपनी के पास कुछ हिस्सा डिबेंचर्स का हो सकता है, कुछ हिस्सा प्रेफरेंस का, कुछ इक्विटी का, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स का। क्या आप अगर इसको कंबाइंड ना देखें तो क्या एक एक अलग अलग हिस्से का कॉस्ट निकालना हमें आ गया है? इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कंपनी के पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती होगी दैट इज के डी, के पी प्लस के ई प्लस के एल। बोलो ठीक बात है? उसको एक चीज के कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ती, उसको इन सब की कॉस्ट चुकानी होती है। मैम अभी तो एक और था, के आर। इसका मतलब शेयर होल्डर उस बात का भी जवाब मांगते हैं कि बताओ तुमने हमें वो पैसा जो कमाया वो दिया क्यों नहीं। लेकिन क्या इस डेट के या इस कैपिटल के पूरे स्ट्रक्चर में डिबेंचर एज अ होल है या डिबेंचर इज अ पार्ट है? बोलो पार्ट है। वैसे ही प्रेफरेंस भी एक पार्ट है, ये भी और ये भी। बोलो ठीक है? इसका मतलब ये सब लोग इंडिविजुअली मिल के एक कंप्लीट कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। अब ये शब्द आज से आ गया है, आगे के 4 दिन चलेगा। क्या मैं ऐसा कहूं कि ये सारे लोग मिलके एक कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं? इसका मतलब जब भी मैं बैलेंस शीट उठा के देखना चाहता हूं मेरे फंड्स, तो मुझे कुछ हिस्सा दिखता है डिबेंचर का, कुछ हिस्सा दिखता है इक्विटी का, कुछ दिखता है लॉन्ग टर्म लोन्स और कुछ दिखाई देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बोलो ठीक बात है? मान लो कि किसी कंपनी के पास टोटल 1 करोड़ रुपए के फंड्स है। ठीक है? ये याद रखना है, यहां पे ये इसको लेके चलना है। टोटल कितने फंड्स हैं बेटा? 1 करोड़ रुपए के फंड्स हैं, जिसमें से 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं 10%। क्या 10%? ठीक है, 10% डिबेंचर्स हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए के 8% प्रेफरेंस शेयर हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए का 12% लोन है। बोलो बचा कितना? 60 लाख रुपए की इक्विटी शेयर्स हैं। क्या यहां पे लिखूं कितनी कॉस्ट होती है उसकी, कि हर साल चेंज होगी? अच्छा सुनो, ध्यान से सुनेंगे बेटा प्लीज। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो मेरी कंपनी ने अपनाया है उसमें कितना % किसका हिस्सा है बेटा? बोलो, क्या जो मैं बात बोल रही समझ आ रही है? इसका मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं मैम 20% डिबेंचर हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर हैं, 10% लोन है और 60% इक्विटी है। बोलो ठीक बात है? इसका मतलब कि इसकी कॉस्ट अपनी अलग है, इसकी कॉस्ट अपनी अलग है,
इसकी अलग और इसकी अलग, बोलो ठीक है। लेकिन ये जो सारी कॉस्ट है बेटा, वो तो एक एंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट है। इसका मतलब अगर मैं 10% डिबेंचर देखूं तो ये तो तब भी होता जब मैं सारा का सारा पैसा किससे स्पॉन्सर करा रही होती, डिबेंचर से। सुन लो एक बार आराम से ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हम क्या कह रहे हैं, ये तो तब भी होता जब मेरा सारा पैसा किसका होता, डिबेंचर ही होता। ये तो तब भी होता जब मेरा ये सारा पैसा किसके थ्रू आता, प्रेफरेंस के। यही चीज होती लोन पे भी। लेकिन क्या मैं कहूं कि ये जो डिबेंचर 10% है वो क्या सच में 10% ही पड़ रहा है? इसका मतलब सोचो 10% ये, 8% ये हो गया 18%, 12 30%, और कोई ना कोई कॉस्ट तो इक्विटी की भी होगी। मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता कितनी निकल आई, 15%। इसका मतलब 45। आपको लगता है कि किसी कैपिटल स्ट्रक्चर को चलाने में अगर 45% ही कॉस्ट आ गया तो मैं बचाऊंगा क्या? इसलिए बेटा हम हमेशा निकालते हैं WACC, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब मुझे देखना है कि मुझे ओवरऑल एक कॉस्ट इस कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, जैसे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर मॉडिफाई होगा बेटा, वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मॉडिफाई होने लगेगी। अब आप अपनी कॉपी में या इधर देखेंगे, लिखना चाहते हैं तो अभी लिख सकते हैं, हम कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लिख रहे हैं। ये क्या है दोस्त, मेरी बुक वैल्यू। मेरे डिबेंचर किताब में दिख रहे हैं कितने के, 20 लाख के। मेरा प्रेफरेंस कितने का दिख रहा था बेटा, 10 लाख का। लोन 10 लाख के, और इक्विटी कितने की, 60 लाख की। बोलो लेकिन अगर मैं मार्केट में जाऊं, तो मेरे डिबेंचर्स आज लोग कितने में भी खरीदने तैयार हैं? हो सकता है क्या हम बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं तो आज अगर, लेकिन यूजुअली कोई इतने में खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वापसी तो मुझे हमेशा 20 पे ही होनी है। अगर प्रीमियम पे होना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्रेफरेंस शेयर आज कितने के हो गए, 15 लाख के। लोन तो सेम ही रहेगा, और ये 72 लाख का। जो मेरी किताब दिखाती है 1 करोड़ रुपए का स्ट्रक्चर, वो कुछ ऐसा है। लेकिन जब मैं मार्केट में उतरता हूं तो मैं अपने आप को कुछ इस तरीके का पाता हूं। देख लो ध्यान से, देखिए लाइबिलिटीज यूजुअली चेंज नहीं होती हैं। तो यहां मेरे दोनों शेयर्स क्या हो गए बेटा, बढ़ गए हैं, कुछ घट भी सकते थे। तो क्या अब इसकी वेट चेंज हो जाएगी या पहले जैसी ही रहेगी? बताओ तो अब क्या वेट हो जाएगी, कितनी, 1 करोड़। तो क्या 1 करोड़ 17 लाख का 20 लाख कितना परसेंट हुआ, 17.09, यहां 12.8, 8.55, 50.5। चलो ठीक है, वो कोई झगड़ा नहीं है। यहां देखेंगे, इसका मतलब किताब में जो स्ट्रक्चर मेरा 20% का है वो रियल लाइफ में 17% का है। किताब में जो मेरा स्ट्रक्चर 60% का है वो मेरा असली में स्ट्रक्चर 61% का है। बेटा ये दोनों को कभी मिलाना नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि आपके जो WACC है वो 2 प्रकार से निकलता है, यूजिंग बुक वैल्यू फॉर वेट और यूजिंग मार्केट वैल्यू फॉर वेट। बस आपको ये बात को कंफर्म कराना था कि वेट बदलेंगे। अगर आप इस पे जाएंगे तो आपकी बुक वैल्यू के हिसाब से ये हो गया 20%, ये 10%, ये 10%, और
60%। लेकिन जब आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से जाएंगे तो इनकी वेटेज में फर्क पड़ेगा। सोचो यहां अगर रिटेन्ड अर्निंग भी होती बेटा क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में तो ये भी होती है, तो क्या ये रिटेन्ड अर्निंग किसका पैसा है बेटा? इक्विटी का। तो याद रखेंगे कि जब भी आप बुक वैल्यू पे जाएंगे, मैं कान खोल के सुन लो बात, जब भी आप बुक वैल्यू वेट पे जाएंगे तो आप रिटेन्ड अर्निंग को फिर भी दिखाएंगे, लेकिन जब भी हम मार्केट वैल्यू पे जाएंगे बेटा तो मार्केट वैल्यू कभी रिटेन्ड अर्निंग की नहीं होती है, और जो शेयर की मार्केट वैल्यू होती है उस पे उस रिटेन्ड अर्निंग का ऑलरेडी फर्क पड़ चुका होता है। इसका मतलब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया डू दिस बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट, तो रिटेन्ड अर्निंग को देखना नहीं है, क्योंकि जो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू में बदलाव आए हैं उसमें सारे फैक्टर्स को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। बोलो समझ में आ रही बात? एक बार और बताऊं? करना क्या है बेटा, आप एक कंपनी है, हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स को लगा के अपना बिजनेस चलाने की सोची है, ठीक है? उस हर डिफरेंट सोर्स का अपना अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसका हमारा कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल हम देख चुके हैं। लेकिन हमें पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी कंपनी या तो सिर्फ इक्विटी या सिर्फ डेट या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर के भरोसे नहीं चलेगी। तो अगर उसको अपना बिजनेस ऑप्टिमम ढंग से चलाना है बेटा तो उसे क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन, एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी एंड मार्केट लोन्स और समथिंग। आगे का जो आपका चैप्टर है वो बताएगा कि कैसा स्ट्रक्चर रखो, यहां तो दिया होगा स्ट्रक्चर, अगले चैप्टर में आपको बोलेगा कि तुम फाइनेंस मैनेजर और स्ट्रक्चर बनाओ। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि याद रखना कि जब भी तुम कोई फाइनेंस मैनेजर बनोगे तो याद रखना कि कोई भी कभी अकेले के दम पे टिका नहीं है। तो मुझे कई सारी चीजें चाहिए, लेकिन बेटा मुझे ये पता है कि अगर मैंने कहा कि इनको प्लस कर दो तो भाई 50% का अगर हम कॉस्ट बियर करेंगे तो कमाएंगे क्या? तो इसलिए हम क्या लगाते हैं बेटा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम कहते हैं के ओ। हम एक तो सीधा सीधा साधन है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन अगर इतना ही उनको हमसे करवाना होता तो इतने नाटक की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब पहले आप कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। कॉन्सेप्ट ठीक है? करना क्या है, जिसका जितना वेटेज मेरे स्ट्रक्चर में है उतनी ज्यादा कॉस्ट की एप्रोप्रिएशन भी उसमें होनी है। बात समझ में आ रही है? लिखेंगे इसको। बेटा अगर क्वेश्चन ने दिया है तो हम ये मान लेंगे कि उस कंपनी के लिए यही आइडियल स्ट्रक्चर होगा। अगले चैप्टर में आपसे ये भी करवाएंगे कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, बोलेंगे तुम्हारी कंपनी के लिए बताओ कौन सा ऑप्टिमम स्ट्रक्चर सही है, तो उस वक्त हम निकालेंगे। लेकिन यहां ये बहस नहीं कर सकते कि ये स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WACC। WACC is also known as overall cost of capital, that is KO।
KO, which is calculated when the capital structure of the organization have more than one source of funds and different specific costs. For calculating WACC, the values which can be used for weights are book value, market value. Book value and market value. Values which are in the balance sheet of the company. Values which are currently in the market. चाहो तो इसमें 2 बार बनाओ, ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने का चांस हमें आगे हो सकता है. लिखेंगे फॉर retained earnings या लिखेंगे retained earnings shall be क्या ignored in case of weights using market value. Because current market price already have the adjustments. Already have the adjustments of retained earning. Steps for calculating WACC. ये कौन से मेथड से है बेटा? बोथ वैल्यूज. मेथड तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या करना है, अगर मार्केट वैल्यू है तो रिटेन्ड अर्निंग को अलग से नहीं लेना है. द स्टेप्स विल ऑलवेज बी सेम. नंबर 1, फाइंड आउट द टोटल फंड्स ऑफ द कंपनी. क्या हम ये निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? बाय एडिंग ऑल द सोर्सेस. बोलो. नंबर 2, फाइंड आउट द वेट of each capital source
in the total capital structure. Specific fund upon total funds परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100 बनना, ऐसे ही रहने देना, आपको जो अच्छा लगे. नंबर 3, कैलकुलेट ऊपर वाली शीट हटा दो बेटा, कोई लिख रहा है. Calculate specific cost of capital for each source separately by using the formulas. क्या है वो है हमारे पास सब कुछ. Number 4, weighted average cost of capital is आप यहां और बेहतर लिखो सम ऑफ क्या स्पेसिफिक कॉस्ट इनटू वेट. आइए मैम, कहाँ, कोई बात नहीं, कर लो तुम, कोई बात नहीं, चलेगा. पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आओ, फिर जो आपके स्टडी वाला क्वेश्चन है वो करेंगे. ठीक है बेटा, आपके स्टडी ने तो एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें सब दे दिया, वाला एक ही में सब सीख लो तुम. तो हाँ, डेंजर वाली बात फिर बता दूं बेटा, यहां कहता है कि अगर आपको मार्केट वैल्यू से निकालने बोलेगा तो रिटेन्ड, आप सोचो आपके जो तिजोरी में पैसा उसकी मार्केट में वैल्यू है क्या? आपने अपने घर की तिजोरी में कुछ पैसे बंद कर रखे हैं, उसको मार्केट में बेच पाओगे क्या? नहीं. इसका मतलब है कि रिटेन्ड अर्निंग तो कंपनी ने अपने पास बचा के रखी हुई है. ठीक है, लेकिन वो पैसा है किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का. इसका मतलब जब भी इक्विटी शेयर होल्डर, आपने भी देखा है जब शेयर होल्डर फंड निकालते हैं तो वो कैपिटल के साथ साथ रिजर्व सरप्लस भी ऐड करते हैं, है मेरा ही. ठीक बात है. तो इसका मतलब मार्केट को भी पता है कि चाहे इक्विटी के पास आज नहीं दिख रहा है फेस वैल्यू में, लेकिन इक्विटी के पास जो टोटल पैसा है वो कैपिटल प्लस रिजर्व्स दोनों उसी के हैं. तो जो भी नई मार्केट वैल्यू आती है उसमें ये सारी बात ऑलरेडी एडजस्ट होती है. ये लिख रहा है कोई? डन. चलिए, सिंपल सवाल 43. चलो चलो शुरू करें दोस्त. चलो, अमरनाथ सीमेंट लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर. इनके पास 3 बातें हैं बेटा. कौन कौन सी? इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स. ये कहते हैं कि इक्विटी की आज मार्केट वैल्यू 80 है, प्रेफरेंस की 30 है और फुल्ली सिक्योर डिबेंचर की 40 है. आप अपनी नोटबुक रेडी रखेंगे, आप खाली कैलकुलेटर पे नहीं बनाएंगे. आपके पास स्टेप दर स्टेप सब लिखा है. क्या आपने टोटल फंड फाइंड आउट किए? कितना? देखो, स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि इनका टोटल फंड कितना है. कितना? 150. क्या क्या है उसमें दोस्त?
इसमें इक्विटी है, इसमें प्रेफरेंस है और इनके पास डिबेंचर भी हैं। बेटा कितने कितने के हैं? पहले मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू ही ले ले। 80, 30 और 40 जो कि हुआ 150। क्या स्टेप नंबर 1 खत्म? स्टेप नंबर 2 कहता है निकालो इनका वेट। बताओ इनका वेट कितना है? 150 में से अगर 80 रुपए के इक्विटी हैं तो कितने परसेंट? 53.33%। 20%, 26.67। अब बताओ स्पेसिफिक कॉस्ट क्या निकालनी है या गिवन है? क्या मैं जल्दी बोल रही हूं? बेटा स्पेसिफिक कॉस्ट निकालनी है कि दिया है? दिया हुआ है। कितना? 18%, 15 एंड 14%। ये हमें कहते हैं कैलकुलेट द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ कैपिटल इज नेट ऑफ टैक्स। सोचो इनको थोड़ा सा यहाँ पे खेल करना होता, वो क्या करते? ग्रॉस ऑफ टैक्स और टैक्स रेट देते तो आपको क्या करना पड़ता? आफ्टर टैक्स रेट सब करना है। अभी ये तो एकदम आपको बस की घबराहट नहीं हो। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो यहाँ क्या चाहिए? बी इंटू कितना? 9.56, 9.6, ये 3.16 आपके चौथे लाइन में हमने यही लिखा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट इनटू वेट। ये भारी है क्या? ठीक लग रहा है ये, लेकिन ये अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि अब चाहिए एज बुक वैल्यू। 120 और 20 140, 140 और 40 180। बेटा 180 में से 120 इक्विटी है, कितना परसेंट? 66.667%। 20 11.1%। 40 22.22%। बोलो ठीक है? क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगी? स्पेसिफिक कॉस्ट चेंज होगी क्या? लेकिन ओवरऑल कॉस्ट चेंज होगी, देखते हैं। लेकिन आज भी हैं वही कौन कौन? इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स। बेटा ये अब की बार का एग्जाम का सवाल आया है जो अब अभी हम करने वाले हैं, घबराना नहीं है देख के बिल्कुल भी। ए क्या है बताओ? 120, 20, 40 कितना हुआ? बी बताओ वेट 66.67, 11.11, 22.22%। सी दिया हुआ है उनका स्पेसिफिक कॉस्ट 18, 15 और 14। डी बताओ 12, 1.67, 3.11 दैट इज
चलिए ये कैपिटल बजटिंग मिला के पूछा है इसमें, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये ठीक है दोस्त, स्टडी के क्वेश्चन पे आए। हाँ लिखो लिखो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, सॉरी। हो गया। चलो स्टडी के क्वेश्चन में आने से पहले तुम्हारे पास दो नजदीकी द्वार हैं। चलिए शुरू करें। आइए पेज नंबर 2.5 S13। कहीं कोई घबराहट वाली बात नहीं, सबसे आसान सवाल दिया हुआ है ये जी। S13 1313 2.5। चलिए आप बहुत ज्यादा मुंह और दिमाग दोनों चलाएं, उससे पहले कैलकुलेट करना है। WACC बाय यूजिंग द डेटा एज पर बुक वैल्यू वेट्स एज पर मार्केट वैल्यू वेट्स। क्या हमें समझ तो आ रहा है हमसे करवाना क्या चाहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर में बेटा डिबेंचर हैं कितने के किताब में? 5 लाख रुपए के कितने रुपए पर? 100 रुपए पे। प्रेफरेंस शेयर जिसकी किताब में वैल्यू 100 है वो 5 लाख के हैं, और इक्विटी शेयर जिसकी किताब में वैल्यू 10 रुपए की है वो 10 लाख के हैं। कितना हुआ? 20 लाख। बोलो ठीक है। पहला स्टेप तो इन्होंने हमें करके दे दिया है टोटल फंड। लेकिन चलो, मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज आर 105 पर डिबेंचर। बेटा इसका मतलब ये कितने डिबेंचर होंगे? 5000 डिबेंचर रहे होंगे। इसका मतलब माय न्यू बुक वैल्यू इज 5,25,000। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत हुई है बेटा? प्रेफरेंस शेयर है 110 के, इसका मतलब 110 इंटू 5000 दैट इज 5,50,000। और इक्विटी शेयर जो 10 रुपए के थे दैट इज कितना? 1 लाख, वो आज 24 रुपए के हैं दैट इज 24 लैक्स। क्या आपका मार्केट वैल्यू के हिसाब से टोटल फंड आ गया? कितना बेटा? 34,70,000। ये फिर से निकालना है। किसी को समझने में दिक्कत हुई है बेटा? ये कैसे आया 34,75,000? तो बताओ प्लीज, प्लीज बताओ ये ठीक है? अब देखो यहां पे पिछला क्वेश्चन होता तो इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया था स्पेसिफिक कॉस्ट। अब इन तीनों के बारे में एक एक बात बता रहे हैं और आपसे कहते हैं कि आप क्या करो, स्पेसिफिक कॉस्ट पता कर लो। क्या है स्पेसिफिक कॉस्ट? ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। क्या आरवी है हमारे पास? कितनी? 100। 10% कूपन रेट, तो क्या आई है मेरे पास? 10। फ्लोटेशन कॉस्ट, इसका मतलब एसवी मेरी है 96। क्या ज्यादा हो गया क्या?
बेटा अगर आपने थोड़ा रिवीजन इतना भी नहीं किया है तो गड़बड़ा जाएगा। एसवी क्या है? इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। आपके 100 रुपए के थे जिसमें 4 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया। मैच्योरिटी एन इज 10 इयर्स। तो क्या आप केडी नहीं निकाल पाएंगे? बोलो किससे नहीं बनेगा बेटा, एक बार बताओ। वो छोड़ के जो क्लास गोल मार रहे हैं उनको छोड़ के। 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर, ये भी रिडीमेबल एट पार, तो इसकी आरवी भी क्या हुई? 100। 5% डिविडेंड 5 रुपया, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, तो एसवी इज 98। 10 इयर्स मैच्योरिटी, एन निकल आया। इक्विटी शेयर हैज 4 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट एंड प्राइस इज 24 पर शेयर। तो बेटा आपका नेट प्रोसीड्स कितना है? आज कोई एक्चुअल खरीदेगा तो उसको मिलेगा कितना? 20। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 कितना? 1। एनुअल ग्रोथ और कॉर्पोरेट टैक्स 50%। आप मुझे तीनों का स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल के दीजिए अभी। जिन्होंने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, कॉपी उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए, पेन उठाइए और निकालिए तीनों का स्पेसिफिक कॉस्ट। तीनों का स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल के दीजिए। हो गया? कोई बात नहीं, कर लो 1 मिनट लगा के, लेकिन हर किसी को करना है ये। हो गया? कितने बच्चों से हो गया ये? सही सही। के डी, के पी और के ई। आपने के ई में ये लिखा D1 अपॉन
P0 प्लस जी। यहाँ पे आपको 1 इन्होंने एक्सपेक्टेड ही लिख के दिया था बेटा, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस जी का कोई और नाटक नहीं होएगा। 24 माइनस 4 प्लस 0.05, बताओ कितना परसेंट? 10%। कितने बच्चों का ये सही आया है? 10%। और बाकी जो नहीं निकाल के बैठे हैं भाई, उनका क्या चक्कर है? हाँ D1 लिखा है इसलिए यहाँ के डी कितना आ रहा है? 5.51। कितने बच्चों का 5.51 जवाब आ रहा है? और वहां पीछे कोई कर ही नहीं रहा है क्या? के पी 5.25। कितने बच्चों का आ गया ये 5.25? क्या अगर आपके पास स्पेसिफिक कॉस्ट है, क्या जब आपके पास स्पेसिफिक कॉस्ट है तो क्या हम WACC निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? वेट इंडिविजुअली एज पर बुक वैल्यू, एज पर मार्केट वैल्यू। चलिए, अब कॉस्ट तो आपने निकाल ली है तो इसको हम लोग कर लेते हैं। S13 calculation of WACC by using book value। कौन कौन सी चीजें हैं मेरे पास? इक्विटी, मैंने वो निकाल लिया था। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। A is the amount that is 5 लाख, 5 लाख और 10 लाख। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। B is, हाँ कर सकते। B is वेट्स। वेट बताओ बेटा। 25, 25 एंड 50। सी आपके पास स्पेसिफिक कॉस्ट वो है जो रेफर वर्किंग नोट। 10% तो मुझे ध्यान है इक्विटी की, 5.5 याद है डिबेंचर की, 5.25। बी इंटू सी बताओ। 1.37 फिर 1.2, 315 बताओ। 7.68। ये कब? जब आपने वेट्स यूज किए हैं। कौन से? बुक वैल्यू। Calculation of WACC by using market value। ये आज भी वही हैं। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस एंड इक्विटी, लेकिन अब इनकी वैल्यू बदल गई है। 5,25,000। ये कैसे आया बेटा? ये भी लिख लो। 105 इंटू 5,000। ये 5,000 कैसे आया? समझ में आया है? 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 100 रुपए ईच वाले। ये कितने का है? 110। तो ये कितना हो गया? 5 लाख 110 इंटू 5,000। और ये तो हैं 24 लाख के, दैट इज 24 इंटू 1 लाख। टोटल कितना हो गया दोस्त? 34,75,000। देखो मैंने और इसको खोल के लिख दिया है बिल्कुल। वेट
15, 15.1, 15.9, 69। हाँ ठीक है, 69%। स्पेसिफिक कॉस्ट आज भी वही है, 5.5, 5.25 एंड 10। ये भी परसेंटेज में ही है, वेट भी 0.83, यहाँ भी 83, 6.90। ऊपर वाले में ऐसा कुछ नीचे लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी, जो किताब में है वही उठा लो। बेटा प्लीज ये बताओ, ये जो कॉलम सी है क्या ये हमसे निकालने आ रहा है? वहां पे हर किसी को एक सेपरेट क्वेश्चन के जैसे देखना है मुझे, और अगर ये सवाल आया तो कम से कम 10 नंबर में आएगा। और एफएम में सबसे अच्छी बात यही है कि अगर प्रैक्टिकल में ही मतलब ऑलमोस्ट सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सही है तो पूरे नहीं। अब देखिए ये हर एक एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग स्टेप मार्किंग भी प्रेफर करते हैं और कुछ थोड़े से होते हैं नौटंकी टाइप की। क्या बेटा 15 पॉइंट ये वाला 82, तो फिर भी ये ठीक है, ये तो 82 हो जाएगा फिर ये, तो ये फिर 856 लो। क्या अब इसमें एक छोटी सी बात बची, वो हम कैपिटल स्ट्रक्चर करते वक्त करेंगे। क्या अब मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन बताऊं जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं? बताओ। चलो तो फिर लाएं अपनी किताब अपने सामने। विथ ऑलमोस्ट सेम sort of wordings. Problem number 51, 5151, ठीक है, 5050, 4949। हाँ हम हाउस ही खेल रहे हैं, आप कोई बात नहीं। नहीं नहीं, जो भी मैंने नहीं बोला वो नहीं, इसका मतलब अनचेंज्ड। एक सेकेंड रुक जाओ यार, एडिशनल डेट वाला भी नहीं मुझे कराना है आपको। $57, कोशिश करिएगा 57 के ऊपर 2 स्टार लगाइए, क्योंकि ये 57 ऐसा सवाल होगा जो कल हम सबसे पहले करेंगे। उसमें नया कॉन्सेप्ट है एक, और वहीं से कैपिटल स्ट्रक्चर की शुरुआत करेंगे। अरे अभी खत्म नहीं हुआ भाई, एक और बस 58। चलो ठीक है।